बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 2 सेकेंड ईयर, ठीक है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स का मतलब बेसिकली फ्लो है, यानी फील्ड लाइंस का फ्लो बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं। इसके लिए देखिए, फर्ज किया कि हमारे पास एक सरफेस है, उस सरफेस का एरिया फर्ज किया ए है, ठीक है। जब भी हमें एरिया को वेक्टर एरिया में बदलना होगा तो आपने क्या करना है, उस वेक्टर के उस एरिया के बिल्कुल नॉर्मली आउटवर्ड एक वेक्टर ड्रॉ कर देना है। आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस लाइन को कहा जाएगा वेक्टर एरिया, ठीक है। और उस वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड जो होगा वो उस सरफेस के एरिया के बराबर, लेकिन उसकी डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। तो ये लाइन ज़हन नशीन कर लें पहले इस टॉपिक को समझने के लिए कि जब भी हम कोई सरफेस लेंगे तो हम वहाँ अब उसके एरिया की बात नहीं करेंगे, हम उसके वेक्टर एरिया की बात करेंगे। और वेक्टर एरिया बनाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि आपके पास कोई भी सरफेस है, सरफेस जिस मर्जी डायरेक्शन में पड़ी हुई है, आपने क्या करना है, उस सरफेस के नॉर्मली लेकिन आउटवर्ड एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उस लाइन का नाम हम रख देंगे वेक्टर एरिया, ठीक है। यानी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड रहे और 90 का एंगल सरफेस के साथ बन रहा हो, ठीक होगी बात ये। जैसे यहाँ देखें तो सरफेस के साथ एग्जैक्ट 90, ठीक हो गया। यहाँ देखें तो सरफेस के साथ एग्जैक्ट 90। तो सेकेंड ईयर में सबसे अहम कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी मैं एरिया का जिक्र करूँगा तो आपने इस सरफेस को नहीं देखना, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर को देखना है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ सके कि बात किसकी हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सिंबॉलिकल साइन जो है फाई है, साथ हम ई लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। और ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया, ठीक है। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टरों के दरमियान लिया जाता है, इसीलिए एरिया को नहीं हम यूज़ कर रहे, वेक्टर एरिया को यूज़ कर रहे हैं, यानी उस लाइन को यूज़ कर रहे हैं जो परपेंडिकुलर है। अब डॉट है तो सेकेंड ईयर में आप, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डॉट जब भी ख़त्म किया जाए तो कॉस थीटा का इस्तेमाल होता है, ठीक होगी बात ये। फ्लक्स के लिए यूनिट क्या यूज़ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक हो गया। फोर्स का यूनिट जैसा कि आप जानते हैं न्यूटन, चार्ज का मैंने बताया कूलम, तो ई का यूनिट आ गया न्यूटन पर कूलम। जबकि एरिया के बारे में आप जानते ही हैं स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो अब अगर हम फ्लक्स का यूनिट बनाएं तो फ्लक्स के हवाले से इस एज अ होल इक्वेशन के लिए यूनिट बनता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। लें जी, ये आ गया SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ आ रहा है डॉट, और आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं जब भी डॉट आए तो जवाब क्या हो जाता है, स्केलर। तो इसीलिए फ्लक्स हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्लियर होगी बात ये, स्केलर है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर, वेक्टर एरिया भी वेक्टर, लेकिन दो वेक्टरों का डॉट हमेशा हमें देता है सिर्फ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फ्लक्स में हमने देखना है कि हाउ मैनी लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया, कि उस एरिया में से कितनी लाइनें पास की। जितनी नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा पास करेंगी फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा, जितनी नंबर ऑफ लाइन कम होती जाएंगी फ्लक्स उतना कम होता जाएगा। तो अब हम इसके मुख्तलिफ केसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1 की तरफ आते हैं। केस नंबर 1 में फ़र्ज़ किया कि हमारा एरिया जो है वो इस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, एरिया, ठीक हो गया। अब एरिया अगर इस डायरेक्शन में,
तो आप समझ सकते हैं वेक्टर एरिया एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक हो गया। और फॉर एग्जांपल अगर फील्ड लाइन इस तरह पास हो रही है इस डायरेक्शन, तो देखा जाए तो लाइनों के दरमियान एरिया मौजूद है, नीचे भी लाइन ऐसे गुजर रही है इस तरह, और लाइनों के दरमियान एरिया ऐसे खड़ा है, तो इस एरिया में से कोई लाइन पास नहीं कर रही है। ठीक हो की बात, यानी इस एरिया को कोई भी लाइन कट नहीं कर रही है। तो हमने ये है ई लाइन, ठीक है, ये है वेक्टर एरिया, और फ्लक्स की डेफिनेशन के मुताबिक हमें देखना एरिया को नहीं है, वेक्टर एरिया को देखना है। और वेक्टर एरिया को देखते हुए इस वक्त एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 90, और cos 90 हमारे पास होता है 0, और 0 का मतलब है नो इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया, कि इस एरिया से कोई भी लाइन पास नहीं की। इसके बिल्कुल बरअक्स अगर हम केस नंबर 2 डिस्कस करें, और मसला मैंने एक सरफेस एरिया इस तरीके से ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, ठीक है। अब ऐसी सूरत में वेक्टर एरिया यकीनन आप समझ सकते हैं इस एरिया के बिल्कुल नॉर्मली इस डायरेक्शन में। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइंस इसी डायरेक्शन में रखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये लाइन इस एरिया से क्रॉस होकर जा रही। ठीक होगी बात ये। इसके वेक्टर एरिया को थोड़ा सा हम स्ट्रेट रखते हैं ताकि जो है एंगल वाइज कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सरफेस आ गई, इस सरफेस का फॉर एग्जांपल ये वेक्टर एरिया आ गया, ठीक है, और फील्ड लाइन फॉर एग्जांपल ये है। तो अब देखा जाए तो ई लाइन और वेक्टर एरिया ए दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ऐसी सूरत में फ्लक्स को ई डॉट ए यानी ई ए कॉस थीटा यानी ई ए कॉस 0, और कॉस 0 होता है हमारे पास 1, कॉस 0 हमारे पास क्या होता है 1, यानी मैक्सिमम लाइन इस वक्त सरफेस से पास हुई है, और जितनी नंबर ऑफ लाइन पास होंगी वो इस सरफेस का क्या बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा। अब फर्ज करें कि आपने देखा कि हम एरिया को नहीं देख रहे, एरिया देखने में लग रहा है कि जैसे परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, लेकिन हमने एरिया को देखना ही नहीं है, हमने तो देखना है वेक्टर एरिया को, उस लाइन को देखना है जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो इसी तरह केस नंबर 3 में फॉर एग्जांपल हम एक इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं और इंक्लाइंड प्लेन कुछ इस तरीके से रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस वक्त इस इंक्लाइंड प्लेन इस सरफेस एरिया को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि इसका जो वेक्टर एरिया हमारे पास बनना है वो वेक्टर एरिया हमारे पास इस डायरेक्शन में बनेगा। ये बन गया जी वेक्टर एरिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फील्ड लाइन जब इसमें से पास करेंगी तो फील्ड लाइन जब पास कर रही है इस डायरेक्शन में लाइन जो है इसमें से इन आउट हो रही, तो ऐसी सूरत में हम फ्लक्स किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स बनेंगे यहाँ पे। कैसे बनेंगे देखें, इस वक्त इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ लाइक दिस। ठीक है, इस सरफेस के और इसके दरमियान ये जो एंगल बन रहा है इस वक्त ये एंगल है थीटा। ठीक होगी बात ये हमारे पास एरिया है लाइन, एरिया लाइन हम इसको ए का नाम दे रहे हैं। इस ए के देखें 2 पार्ट है, एंगल के सामने वाला बन रहा है कोसाइन पार्ट, एंगल के हमेशा सामने परपेंडिकुलर होता है, लिहाजा ये हमारे पास बन जाएगा ए साइन पार्ट, और ये वाला बन जाएगा ए कॉस पार्ट। ठीक है, तो इस थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर से हमेशा बनता है साइन। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 90 है, 90 के सामने हमेशा होता है हाइपोटेनस, ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, और ये साइड क्या बन गई बेस, और बेस से हमेशा बनता है कॉस, यानी इस एरिया का ये कॉस पार्ट है, और कॉस पार्ट में से आप गौर करें इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है, इस एरिया से पास हुई है। तो इस वक्त
अगर आप गौर करें तो फ्लक्स की डेफिनेशन के मुताबिक ई डॉट ए, यानी डॉट की डेफिनेशन पे जाएं, चैप्टर 2 पे जाएं, तो ई का हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। ई का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। जबकि एरिया का हमें क्या चाहिए? प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई, के ई के ऊपर, ई लाइनों के ऊपर एरिया का कौन सा पार्ट आ रहा है? तो वो पार्ट कौन सा आ रहा है? कॉस पार्ट आ रहा है। और एरिया खुद नहीं बल्कि एरिया का कौन सा पार्ट है? कॉस। और जब कॉस पार्ट आता है तो देखिए सेम वही फार्मूला बन गया फ्लक्स का। ठीक है, तो इस एंगल की वैल्यू फैसला करेगी कि इस सरफेस में से कितनी लाइनें गुजर रही हैं। अगर ये एंगल हो गया 0 तो ये सरफेस बिल्कुल सीधी ऐसे हो जाएगी, सारी लाइनें इसमें से पास होंगी। जैसे जैसे सरफेस बेंड होती जा रही है, ऊपर की तरफ उठती जा रही है, एंगल बढ़ता जाएगा। और एंगल के बढ़ने से कॉस की वैल्यू जब 0 से बढ़ रही होगी तो ओवरऑल कॉस की वैल्यू कम होती जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू जब 0 है तो फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम। जब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 तो फ्लक्स हो जाएगा 0। यानी जैसे जैसे ये सरफेस यहाँ से मूव करती जाएगी, एंगल बढ़ता जाएगा, इसमें से नंबर ऑफ लाइन क्या होती जाएंगी? कम। और अगर ये सरफेस रोटेट करके इस तरीके से आ गई तो लाइनें उसके पैरेलल से तो गुजरेंगी लेकिन उस सरफेस में से पास नहीं होंगी। और जब सरफेस में से पास नहीं होंगी तो इसका मतलब है हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक होगी बात ये। अब हमने नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है कि किसी स्फेरिकल सरफेस का टोटल फ्लक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। कि हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है जो क्लोज है, तो हमने उस क्लोज स्फेरिकल सरफेस को स्टडी करना है। फर्ज किया कि हमने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज Q रखा हुआ है, और आप जानते हैं Q के हमेशा सराउंडिंग में इक्वली स्पेस्ड फील्ड बन जाता है। ठीक होगी बात ये। और पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी, सारी की सारी लाइंस रेडियली आउटवर्ड चलेंगी। ठीक हो गया। अब ऐसे फील्ड से हम फ्लक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो अब देखें, फ्लक्स के लिए हमें फ्लैट सरफेस रिक्वायर्ड है ताकि वेक्टर एरिया हम ड्रॉ कर सकें। इस वक्त इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास वो है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये वो फील्ड है जो पॉजिटिव चार्ज ने पैदा किया हुआ है, कूलम फोर्स से हमने ये निकाला हुआ है टॉपिक नंबर 2 के मुताबिक। ठीक होगी बात ये। अब हम क्या करते हैं कि इस सरफेस के हम स्मॉल पीसीस कर देते हैं, और हर पीस इतना स्मॉल करना है कि जो एरिया बने वो फ्लैट बिल्कुल सीधा हो जाए, क्योंकि जितना पीस बड़ा होगा बेंडिंग होगी, जितना पीस कम करते जाएंगे सरफेस क्या होती जाएगी? स्ट्रेट। एक पोर्शन जो है उसका एरिया फर्ज किया डेल्टा A1, जो नेक्स्ट पोर्शन है डेल्टा A2, जो नेक्स्ट पोर्शन है डेल्टा A3 एंड सो ऑन, जो लास्ट पोर्शन होगा वो डेल्टा AN। यानी पूरी सरफेस को हमने स्मॉल पीसीज में क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। ठीक है। हर पीस का वेक्टर एरिया उसके परपेंडिकुलर, हर पीस का वेक्टर एरिया उसके परपेंडिकुलर। तो हर पीस का अलग अलग फ्लक्स फाइंड करेंगे। डेल्टा φ1 निकालना है तो E1 डॉट डेल्टा A1, जिसको हम लिख सकते हैं E1 डेल्टा A1 cos थीटा। और फ्लैट करने का मतलब कि फील्ड लाइन और वेक्टर एरिया एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बिल्कुल पैरेलल। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो ये वेक्टर एरिया और फील्ड लाइन आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। और पैरेलल पे एंगल कितना बनेगा? 0, और 0 की वजह से जवाब आ जाएगा सिर्फ A डेल्टा A1। इस तरह सेकंड पीस का फ्लक्स
E2 डेल्टा A2, और यहाँ भी एंगल ज़ीरो होने की वजह से सिर्फ बच जाएगा E2 डेल्टा A2। इसी तरह तीसरे पीस का फ्लक्स E3 डेल्टा A3, एंगल ज़ीरो होने की वजह से ये हमारे पास E3 डेल्टा A3 एंड सो ऑन। जो लास्ट पीस बनेगा डेल फाई एन EN डेल्टा AN, जिसको हम लिख सकते हैं EN डेल्टा AN। यानी हमने हर पीस का अलग अलग फ्लक्स क्या कर लिया, कैलकुलेट। अब हमें टोटल फ्लक्स चाहिए, तो टोटल फ्लक्स के लिए हम सम ले लेंगे ड्यू टू पीस नंबर 1, ड्यू टू पीस नंबर 2, पीस नंबर 3 एंड पीस नंबर n। तमाम पीसीस का हमने क्या ले लिया, सम। पहले के मुताबिक फार्मूला आ गया हमारे पास E1 डेल्टा A1, दूसरे के मुताबिक E2 डेल्टा A2, और लास्ट के मुताबिक EN डेल्टा AN। अब देखा जाए तो प्रीवियस डायग्राम पे अगर आप गौर करें तो सोर्स तो एक ही था। जब सोर्स एक ही था तो उसका फील्ड भी क्या था, एक ही है। सोर्स क्योंकि एक ही है, फील्ड भी क्या है, एक ही है। लिहाजा E की वैल्यू इन मैग्नीट्यूड तमाम के लिए कह रही सेम, और वो वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। E की वैल्यू सेम रहेगी। लिहाजा E को जब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो E की वैल्यू कॉमन होने के बाद बाकी सिर्फ बच जाता है डेल्टा A1 डेल्टा A2 एंड डेल्टा AN। और अगर हम तमाम पीसीस को थोड़ा गौर करें, अगर हम इन तमाम पीसीस को इकट्ठा कर दें तो हमें दोबारा से ये स्फीयर मिल जाएगा, जिसकी वजह से E की वैल्यू तो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और पूरी सरफेस मिलने की वजह से स्फीयर बन गया, और स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। ठीक है, जिसकी वजह से 4 पाई फैक्टर कैंसिल, r² कैंसिल, लिहाजा फ्लक्स का फार्मूला बन गया Q/एप्सिलॉन नॉट। इस रिजल्ट पे अगर आप गौर करें तो इसमें r ख़त्म हो गया, यानी ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। यानी हमारे पास ये स्फेरिकल सरफेस का रेडियस कितना है, इसका रोल ख़त्म हो गया, और रेडियस का रोल अगर ख़त्म कर दें तो शेप वगैरह इम्पॉर्टेंट नहीं रहती। यानी ये रिज़ल्ट हमें ये बता रहा है कि जो फ्लक्स है वो इंडिपेंडेंट है द शेप एंड ज्योमेट्री। यानी शेप कैसी है, ज्योमेट्री कैसी है, इससे फ्लक्स का कोई ताल्लुक नहीं है। फ्लक्स एक्चुअली डिपेंड कर रहा है इस चार्ज पर जो सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है, जिससे फील्ड लाइंस बनी हुई हैं। ठीक है, तो फार्मूले पे अगर हम गौर करें तो फार्मूले के अंदर हमारे पास Q और एप्सिलॉन नॉट दो का जिक्र है। यानी ये जो फ्लक्स है ये डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पे। नंबर 1, चार्ज इनक्लोज दिस सरफेस, के सरफेस के अंदर कितना चार्ज पड़ा हुआ है। दूसरी बात एप्सिलॉन नॉट मीडियम, कि वहाँ पर मीडियम कैसा है। यानी फ्लक्स दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। तो बेटा ये था हमारे पास सेकंड लेक्चर, सेकंड ईयर का फ्लक्स क्या है और क्लोज सरफेस का फ्लक्स क्या है। अब देखिए इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे लेक्चर नंबर 3 में, और इस पर हम एक लॉ डिस्कस करेंगे जिसे हम कहेंगे गाजेस लॉ, और साथ साथ उसकी एप्लीकेशन। थैंक यू।